जय हिंद साथियों, यह ऑपरेशन कारागार ईडी का इस देश में ऑपरेशन कारागार का या कहे देश की सत्ता का एक ऐसा सियासी ऑपरेशन जिसमें ईडी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। लेकिन इस बार ऑपरेशन कारागार का सक्रियता कितना देर तक रुकेगी, क्योंकि इस देश को पता है कि इस देश में चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता का मूड इस समय क्या कुछ कहने लगा है। ये सब सियासत अपने ऑपरेशन में देर करना नहीं चाह रही है और ईडी इस समय कम से कम छापे मार करके और तैयारी की दिशा में आगे बढ़ना या बढ़ने देना चाहती नहीं है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनके सरकारी घर पे ईडी के अधिकारी पहुंचे सुबह में और लगातार पूछताछ हुई, तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया और शाम होते होते ईडी ने संजय सिंह को, सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 11 गिरफ्तारियां उसी शराब नीति के मद्देनजर किया जा चुका है, जिसके दायरे में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। इसी में मनीष सिसोदिया भी गए थे। अब 1 दर्जन गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का मामला जो शराब नीति का ये ठंडा पड़ गया? बिल्कुल नहीं। दरअसल ऑपरेशन कारागार एक दिशा में इस दौर में बढ़ रहा है कि एक ऐसा ये कारागार ऑपरेशन है जिसमें किसी भी घटनाक्रम को लेकर के, उसके मनी ट्रेल को लेकर के किस दिशा में ले जाया जा रहा है और उसके जरिए किस राजनीतिक दल को, कौन सी राजनीतिक दल और किस मुख्यमंत्री के जरिए किस सियासत को साधती है, अब उस दिशा में ये ऑपरेशन कारागार जाएगा। क्या संजय सिंह आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारी के बाद उस मनी ट्रेल को पकड़ने की कोशिश अब ईडी शुरुआत करेगी? कि इससे पहले जो जिन 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, या आम आदमी पार्टी के तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार इस बात का भी जिक्र होते रहा कि हमें तोड़ने की कोशिश की गई और लगातार चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया जाए। मनीष सिसोदिया ने नाम नहीं लिया तो हम यह भी कह सकते हैं कि संजय सिंह भी नाम नहीं लेंगे। और इसके अलावे जो गिरफ्तारी हुई उसमें नाम आया समीर अरोरा, विनय बाबू, पी शरद चंद्र रेड्डी, अमनदीप खा, अभिषेक पल्ली और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी इससे पहले इसी मामले में, शराब को मामले में लेकर के हो चुकी है। लेकिन अब ऑपरेशन कारागार जो है एक नए दिशा में जाना चाह रहा है और वक्त बिल्कुल 50 दिनों का है। 50 दिनों का समय इसलिए भी क्योंकि सबको पता है कि राज्यों के चुनाव के परिणाम इस देश के भीतर ही लोकसभा के चुनाव को लेकर के भी असर डालती है। तो राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले की सारी कार्रवाई, और ध्यान आप दीजिए कि आज के दिन सुबह में जब संजय सिंह के घर पे ईडी की छापा पड़ी, ईडी पहुंची, तो आज ही के दिन जब हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर पहुंचना था, 5वां नोटिस उन्हें दिया गया था हेमंत सोरेन को, वह नहीं गए, तो क्या उनके यहां भी छापा पड़ेगा या जैसे आएंगे तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाएगी? या फिर मनी ट्रेल के जरिए ही सरकार के भीतर बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता के भीतर के लोग जो है सो ये मैसेज दे रहे हैं कि ईडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के पैसा जो है उसी से जुड़े हुए हैं विपक्षी। और आज ही दूसरा नोटिस अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजा जो बंगाल के, उन्हें कहा गया कि 9 तारीख को आपको आना है ईडी ऑफिस। और कहा मामला क्या है, शिक्षक भर्ती को, उनकी पत्नी को कहा गया 11 तारीख को आपको पहुंचना है। जब ईडी के दफ्तर अभिषेक बनर्जी जाएंगे तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, या उनकी जो पत्नी है उनके जरिए अभिषेक बनर्जी पे दबाव पड़ेगा, या फिर जिस मनी ट्रेल को पकड़ने की कोशिश इस समय हो रही है, या जिस ऑपरेशन कारागार के जरिए, जिस मनी ट्रेल के जरिए राजनीतिक सत्ता में किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उस दिशा में ईडी आगे बढ़ेगी। क्योंकि ईडी पर एक दबाव तो और भी है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मनमानी करते हैं, आप मनमानी नहीं कीजिए, आपकी पूरी कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए, वह स्पष्ट और साफ दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि जिसे आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसे कुछ बताते ही नहीं आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो साफ कर दिया कि इससे पहले ईडी की जो तमाम हरकतें थी वह उसके मन मर्जी पे थी, उनके अनुकूल ही कानून काम कर रहा था। और शायद इसीलिए भी कल सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया है, अगर वो 2 लाइनों में आप समझना चाहे तो पहले आप इस बात को समझिए, तो फिर आगे आपके बारे में आपको हम बताते हैं कि ईडी सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी कि बदला लेने जैसा कोई काम नहीं होना चाहिए।
अब तक का जो भी काम लगता है आपको ऐसा लगता है कि आपका जातीय दुश्मनी है इससे। और जांच का पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष लगनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और यह मामला रियल एस्टेट को डायरेक्टर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे और उनको कहना था उनको 14 जून को हमें बुलाया गया, और उस मामले में नहीं जिस मामले में बुलाया गया बल्कि किसी दूसरे मामले में गिरफ्तारी कर लिया। हमने पूछा क्यों गिरफ्तार किया, कौन सा मामला है, तो उन्होंने मौखिक तौर पे हमें बता दिया। अब मौखिक तौर पे कह दिया तो हम अपने वकील को क्या बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं खड़े होकर ईडी से कहा कड़ी शब्दों में कि देश की आधी सुरक्षा की जिम्मेदारी है आपकी। अब से जिसको भी आप गिरफ्तार कीजिएगा लिख करके दीजिएगा कि ये कारण है, इस वजह से हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो वजह लिखने के साथ, कारण लिखने के साथ बहुत मतलब साफ है कि जिस ऑपरेशन कारागार का जिक्र अब हो रहा है उस कारागार के साथ पुख्ता तरीके से पुख्ता तमाम जांच, ऐसी सबूत रखी जानी चाहिए, एविडेंस रखी जानी चाहिए जिससे उस अदालतों के भीतर जिरह हो सके और ईडी को भी कर सके और सामने वाले को भी मौका मिले। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया की जो या फिर बाकी 10 और लोग जो उस शराब घोटाले के अंदर जो बंद हैं, उसके अगला सवाल जो हेमंत सोरेन अगर आज पेश होते तो क्या उन्हें भी आज गिरफ्तार किया जाता, क्योंकि उनको 5वां नोटिस था। 14 अगस्त को पहला, 24 को दूसरा, 9 सितंबर को तीसरा नोटिस था, 23 को चौथा नोटिस था और आज की तारीख का 5वां नोटिस जो हेमंत सोरेन को था वो नहीं आए। उनका कहना कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास मत आइए, हाई कोर्ट जाइए। तो उनके कहने पर अब हम हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट अभी कोई तारीख नहीं लगा तो हम कैसे आपके पास आ जाएं। लेकिन ईडी इसका इंतजार नहीं कर सकता है कि अगर हाई कोर्ट ने सूचीबद्ध नहीं हो रहा आपके लिस्ट तो आपके दरवाजे पे नहीं पहुंचेगा। तो 50 दिनों के समय यानी 2 महीनों के अंदर का समय और राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र इसलिए भी क्योंकि इस समय जो भाजपा की राजनीतिक मुश्किल एक झटके में करीब मतलब कई तरीके से, यानी पहला मुश्किल जो है वो विपक्ष के गठबंधन को लेकर के, इंडिया अलायंस को लेकर के। दूसरा मुश्किल बिहार के अंदर इतना व्यापक जो जातीय समीकरण के मद्देनजर वोट बैंक डगमगाने की जो स्थिति है। और सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया कि इस दौर में भाजपा ने बड़े मुद्दे नहीं उठाए, बड़े मुद्दे नहीं बनाए, तो फिर राजनीतिक तौर पर इन राज्यों में उन्हें चुनावी हार देखना पड़ सकता है। इसी जगह पे तीसरा, अभिषेक बनर्जी जो आज जो बंगाल के जो है वो उनकी पत्नी को 11 को, यानी उनको अभिषेक को 9 को, पत्नी को 11, यानी पिछले 2 हफ्ता जो बीत गए उसमें अभिषेक के माता पिता दोनों को बुलाया गया था। मसला शिक्षक भर्ती घोटाले का है और उसके साथ ही साथ में जो माइनिंग मतलब खदान की जो माइनिंग का मसला है वो अलग मसला है, लेकिन इस समय का यह मसला है। तो क्या अभिषेक बनर्जी की भी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर ममता बनर्जी तक ये पहुंचेगी? क्या राजनीतिक सत्ता संभाले हुए ममता बनर्जी के सामने मुश्किल आज खड़ी हो सकती है? क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हर वर्ग गिरफ्तारी और हर भारत की राजनीतिक चुनावी दौर में डिगा कर रख दे और भाजपा इस मैसेज को कन्वे करने की परिस्थिति में आ जाए कि दरअसल उसका वोट बैंक नहीं डगमगाए, वह किसी मुश्किल में नहीं है, वह तो इस देश की जांच एजेंसियों के आश्रय कानूनी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी जांच एजेंसी को कार्रवाई कर रही है। और अदालतों में आप जाइए, लेकिन पूरी प्रक्रिया के भीतर का असल क्या सच दिल्ली से निकल करके, केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से निकल करके हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी और यहाँ मतलब तमाम ऐसे जगह, अब बघेल भी उस दायरे में है जहां पे छत्तीसगढ़ के भीतर 2170 करोड़ का जो अधिकार नीति और शराब को लेकर के जो ये है उसको लेकर के वो भी उस बघेल भी दायरे में, उनके भी 9 अधिकारी जेल के अंदर है। पश्चिम बंगाल के भीतर भी जाइए 11 अधिकारी जेल के अंदर है, दिल्ली के 11 लोग पहले से जेल में, झारखंड के 6 अधिकारी जेल के अंदर है। लेकिन इन प्यादों के जेल में जाने से कारखाने मतलब ये राजनीतिक तौर पे ये बात संभलेगी नहीं। तो भूपेश बघेल की राजनीति उसी मनी ट्रेल को लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चुनावी में खुले तौर पर चुनावी स्पीच जब देते हैं, भाषण देते हैं, तो ये खुले तौर पर कहते हैं कि देखिए ये एटीएम बना राज्य है, एटीएम का मतलब यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है और यह पैसा दिल्ली जाता है, जिसको सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी रैली में और खुद को राजनीतिक चेहरा बता करके जो चुनाव मैदान के अंदर होते थे उस बात का जिक्र। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी नहीं है
कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाजपा का चेहरा है, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अभी वो भी तो बीजेपी के अंदर, और वो रणनीति वही दोनों तो बनाते हैं। तो इन बातों से ईडी अनभिज्ञ है, या ईडी को अब इसी को प्रूव करना है कि यह मनी ट्रेल दिल्ली तक का है। और कांग्रेस, जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उन 4 राज्यों में कांग्रेस से हटकर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, वो है बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, और उसके मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी बेटी दरअसल दिल्ली के अभिकारी मामले में वह भी चार्जशीट के जरिए निगरानी में है। ईडी उसको एक बार बुला चुका है, उसके बाद से कुछ राहत और रियायत के तौर पर उसे दे दी गई, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कि भाजपा और टीआरएस करीब आ गए। और इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कह करके कर दिया कि दरअसल केसीआर शामिल होना चाहते थे भाजपा से, और हमने ही कहा कि आप करप्शन के साथ मतलब मत जोड़िए। तो क्या महाराष्ट्र का जिक्र या किया जाए या अजित पवार का जिक्र किया जाए, उसका जिक्र नहीं करते भी, लेकिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के 4 राज्यों में चुनावी रणनीति, और उस रणनीति के सहारे इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन करे उससे पहले की परिस्थिति के बीते, यानी अगले 2 महीना के अंदर की कार्रवाई और उसकी जेल की जो प्रक्रिया कारावास की होगी। और यहीं से बात निकलती है कि अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन वह रास्ता ममता बनर्जी तक जरूर पहुंचेगी। भूपेश बघेल जेल जाए या न जाए, लेकिन वो रास्ता दिल्ली तक आएगा। हेमंत सोरेन इस दौर में, इस समय पूरी राजनीतिक और आदिवासी कार्ड को खेलते खेलते वो जेल भी चले जाए या नहीं जा पाए, लेकिन वहां पर कांग्रेस गठबंधन में साथ है, तो गवर्नेंस के तौर तरीके और कांग्रेस नेताओं को लेकर के जो सवाल बनने हैं, उठने हैं, मुद्दा बनना है, वह भी उठेगा। तो क्या इसीलिए इस समय इंडिया अलायंस गठबंधन के किसी एक पर भी अगर निशाना साधा जाए तो कांग्रेस की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? क्या ऐसा है? दरअसल ये ऐसा ऑपरेशन कारागार, 1-2 और इसमें बात कि इस समय जो सत्ता ने एक बात और इस बात को महसूस कराया कि दरअसल इंडिया गठबंधन अलायंस यानी अपने आप में भी टकरावट, और मैसेज बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं छत्रकों, जो हम कांग्रेस के साथ आइडिया ऑफ इंडिया और नफरत का जिक्र इन सब को लेकर के तो है, लेकिन पॉलिटिकल इशू को लेकर के हम सब साथ। और केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में अभी तक 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जबकि तय यह हुआ था कि 1 to 1 रहेगा। हालांकि जिक्र है कि वह तो लोकसभा के लिए तय हुआ था, लेकिन मैसेज इससे क्या निकल करके आता है कि दरअसल हम कांग्रेस के साथ हैं, इसीलिए जब वह ग्वालियर में जाते हैं तो निशाने पे कांग्रेस को लेने से नहीं चूकते हैं। जब जगदलपुर जाकर के केजरीवाल भाषण देते हैं तो वहां पर बघेल को निशाने पे लेने से बिल्कुल नहीं चूकते। और राजस्थान के अंदर जब चुनावी रैली कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, वहां पे गहलोत को निशाने पे लेकर के बिल्कुल नहीं चूकते। मैसेज यानी 2 तरफ से आ रहा है। पहली बार छत्रकों सहयोगियों को भी यह महसूस होने लगा कि दरअसल राज्यों के चुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, इसको हारने की शक्ल में भाजपा लेना नहीं चाहती। तो भाजपा हर वह कदम उठाना चाहेगी, और बीजेपी का मतलब इस दौर में सत्ता, और सत्ता का मतलब 2 चेहरा है। यह 2 लोग हैं जो समूची बिसात को बिछाते हैं, जिनके पास समुचित राजनीतिक ताकत है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और वो हर छत्रक सहयोगी को खत्म करे इस सोच करके वो इंडिया के साथ खड़ा है। तो अलग अलग दिखाने की कोशिश होनी भी तो चाहिए, जिससे उन पर भी हमला हो तो कांग्रेस इफेक्ट ना हो, या कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे, जिससे भूपेश बघेल कि मनी ट्रेल दिल्ली तक पहुंच रहा है उसको ईडी पकड़े। इससे पहले की परिस्थितियों में छत्रकों के सहयोग के आश्रय यह मैसेज बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तेलंगाना में भेज दिया जाए कि देखिए करप्शन को लेकर के बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो यह राजनीतिक इस समय ऑपरेशन कारावास को लेकर के बड़ा हो चला है। यह पहला कदम है कि दिल्ली में जिस दिन छापा उसी शाम को गिरफ्तारी, ये पहला मौका है। और उसके बाद से जो पूछताछ होगी वो मनी ट्रेल की पूछताछ होगी शुरू, जो भी संजय सिंह के साथ शुरू होगी। यानी पहले की परिस्थिति को अगर ईडी को आप समझिएगा तो उसके दायरे में लोगों को डराना था, धमकाना था, जिसमें 129 उनके पॉलिटिशियन उनके सूची में है, और वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपा भी है। और दूसरा स्टेप, जब संजय मिश्रा जो ईडी डायरेक्टर से रिटायर हुए उसके बाद की परिस्थिति जो बतलाती है
कि अब ईडी को अपने तौर पर यह मैसेज सत्ता के लिए कन्वे करना है या इस देश के लिए कन्वे करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को हमें पकड़ने की आवश्यकता है जो इस देश की राजनीतिक दलों के लिए ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो क्या वाकई में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हुए कि प्यादा है, जैसे मनीष सिसोदिया हुए, या फिर ये दोनों नहीं अगर बिछेंगे तो इसके बाद मनी ट्रेल के जरिए मामला अरविंद केजरीवाल के गले तक पहुंचेगा? आप नहीं कह सकते हैं, और हाँ कहने पर अभी आपको चुप्पी थामनी होगी, क्योंकि मसला अभिषेक बनर्जी के जरिए ममता तक है, भूपेश बघेल के जरिए कांग्रेस के दिल्ली सत्ता तक है। तो ये कनेक्शन क्या, ये रास्ता इस रूप में निकलेगा, एक एक चीज कर करके बांट दिया जाएगा और हेमंत सोरेन के जरिए झारखंड की राजनीति, झारखंड और छत्तीसगढ़, इसको दो मिजाज से और थोड़ा आगे समझना होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी वहां पे मान चुकी है हार, भाजपा मान चुकी है, तो ये झूठ है। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को लेकर के खुले तौर पे रैली में यह कह गए कि अगर आप भाजपा को वोट कीजिएगा तो मतलब बहुत साफ है कि आप अडानी के हक में छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं। तो क्या भूपेश बघेल ने इस दौर में अडानी को जो की जानी थी अडानी के लिए, उस पर रोक लगानी थी? जो केंद्र सरकार ने अपनी ताकत, जो खनिज संसाधन, माइंस और सेंटर के हाथ में जो अपने जरिए जो उन्होंने दिए, वो बात भी है। इसका दूसरा हिस्सा एक और महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के भीतर में जो कोयला सप्लाई वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को होता है, वो माइंस वो छत्तीसगढ़ में है, और उस माइन के मालिक अडानीज है। अडानीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पहल से ये दिया गया था। इस उलझी पूरी प्रक्रिया के अंदर के 3-4 सवाल है। ये पहला सवाल है कि मनी ट्रेल राज्यों के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी खोजबीन इन्हीं 2 महीने के अंदर होनी है। और वह कोई जरूरी नहीं है कि वह 2 महीने के अंदर ही हो सकता है, 2 महीने के दिन ही होगा, हो सकता है कि ये 2-4 दिन अभिषेक बनर्जी की यानी 9 तारीख में लेकर के उनके साथ क्या किया जाता है आपको समझ में आ जाएगा। जब 5वें नोटिस के बाद भी हेमंत सोरेन नहीं गए ईडी के पास, तो हो सकता है कि अगले 2 दिनों में आप यह भी समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो यह परिस्थिति यह भी बतला रही है कि भारत देश की राजनीतिक के भीतर की जो अब सवाल जो है अभी तक वो डर के साए के साथ थे, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्दे को हटा दिया, यह कहते हुए कि ईडी ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे लगता है कि वह बदला ले रही हो, और 2 रियल एस्टेट के डायरेक्टर्स जो एनपीएन के डायरेक्टर थे उनकी रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ गया। ईडी ने रिहा कर रहा था क्योंकि उनकी गिरफ्तारी तो गलत तरीके से हुई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एक आखिरी जगह उम्मीद बची है इसके बाद, लेकिन जगह बनेगी और बचेगी यह तो दूसरी परिस्थिति है। पहली परिस्थिति तो है कि उस राजनीतिक के जो रेखा है उसका प्रभाव 4 राज्यों के जो बड़े 4 राज्य हैं वहां जो विधानसभा के चुनाव होने वाले और वहां क्या होगा, उसके पहले की परिस्थिति में अगर आप 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उनका क्या होगा। 5वां राज्य केसीआर को लेकर के आप सवाल करेंगे तो वह तो गिरफ्त में आ चुके हैं, वो तो सत्ता के साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके बड़ा सवाल उनके लिए तो कुछ भी अभी नहीं है। क्योंकि अब वो ऐसा ही अजित पवार को भी कहा जाए खुले तौर पे 2 दिनों के भीतर उन्हें साथ लाकर खड़े, उधर भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल इस पूरे लकीर के अंदर है जो हिंदी पट्टी के अंदर भीतर के है। तो क्या वह छत्रक सहयोगी जो इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं वह छिटकेंगे या फिर कोई आश्वासन या भरोसा चाहेंगे, उसके बाद वो राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेंगे? यह आइडिया ऑफ इंडिया का जो चक्कर नहीं, यह करप्शन का है, यह लीगल एस्पेक्ट का है, और इसको जांच को लेकर के जगह जगह सरकार के अनुकूल कैसे ईडी काम करेगी, इसका आरोप खुले तौर पर पार्लियामेंट के भीतर भी तमाम विपक्षी नेताओं ने लगाया और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, राष्ट्रपति के दरवाजे पे जाकर के अपने आप को वहां पर मतलब लिख करके दिया, लिखित में दिया कि देखिए हमारे देश के अंदर, और ये कागज उस दिन भी दिया गया था, उस दिन जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन ध्यान आप दीजिए कि मनीष सिसोदिया के दिन की गिरफ्तारी में 9 राजनीतिक दल एक साथ आए, और पहला लाइन ही था कि इस देश की सत्ता और डेमोक्रेटिक तानाशाह हो गई है, मन मर्जी कर रही है, सत्ता कानून नहीं मान रही, जांच एजेंसियों को अपने अनुकूल चलाती है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के दिन क्या हुआ, आम आदमी का कार्यकर्ता सड़क पर घूम रहा है, वह वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इंडिया का बाकी छत्र का। तो दोबारा उस परिस्थिति में लौटिए कि इस बात का जिक्र इसलिए भी कि 4 सीटों पर जो मध्य प्रदेश पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, एक जगह तो समझ में आता है निवाड़ी की,
जहां पर इससे पहले समाजवादी पार्टी की जिन्हें टिकट दिया गया वह विधायक रह चुकी है पिछले चुनाव में, और दूसरे नंबर। लेकिन जिन जगहों पर बाकी वो तीनों सीटें, छतरपुर की हो, गोटिया की मांडिया हो, भिंड का मेगांव हो, ये तीनों जगह पे कांग्रेस जीती हुई। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जहां पर टकराए न टकराए, लेकिन उसकी हिस्सेदारी में होगी किसी न किसी स्तर पर। और आम आदमी पार्टी जहां पर केजरीवाल खुलकर कहते हैं कि नहीं नहीं हम इंडिया नहीं छोड़े हैं, उन्होंने 39 सीट तय कर दी है मध्य प्रदेश के भीतर में। पहले राउंड में 10 सीट, फिर 29 सीट का ऐलान किया। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले 10 सीट, फिर 12 सीट का और ऐलान कर दिया, यानी 22 सीट वहां भी ऐलान हो। तो मैसेज क्या है? मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि कल तक डराया जाता था, अब डराने का वक्त खत्म हो चला है। अब जेल भेजने की प्रक्रिया है, और जेल जो नहीं गए, जो कारागार के भीतर नहीं गए, तो इस देश के भीतर में करप्शन को लेकर के और उन पॉलिसीज को लेकर के नहीं बन पाएगा जो राजनीतिक को प्रभावित कर सके। दूसरी बात यहाँ पे यह भी है कि अगर पारंपरिक तौर पर चुनाव होने लगे और लोकल स्तर के जो मुद्दे हैं अगर वही रेंगने लगे, तो फिर इसमें भाजपा चुनाव हार जाएगी, जो एक सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक न्याय का जो नारा देते हुए जो जातीय समीकरण है उस ऐलान के बाद का है, जिसमें ओबीसी की तादाद कितनी है। और इस तीसरी परिस्थिति में यह भी है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की परिस्थिति के नीति को अगर वो खत्म हो रही है, तो प्रधानमंत्री जब मुसलमानों के हिमायती हो रहे हैं, खुद अपने तौर पर बोल रहे हैं कि हिंदू को ही सब कुछ हड़प ले जाएंगे, तो मुसलमानों को क्या मिलेगा। जब ये सारी बातें अगर हो रही है, तो एक मैसेज इसमें से और निकल करके आता है कि इतने बड़े तरीके से इस देश के अंदर में ऑपरेशन को चलाना हो, जिस ऑपरेशन के जरिए भारत की देश की राजनीति में जो इसमें इंडिया बना हुआ है, जो इंडिया बैठा हुआ, इन्हीं राजनीतिक जमीन पर आकर के पहुंचे। और ध्यान आप एक चीज और दीजिए, हुआ भी यही है, हो भी यही रहा है कि एक ही झटके में यही मुद्दा हो जाए, और इसी मुद्दे के आश्रय भारत की वर्तमान राजनीतिक में चुनावी दिशा में भी चलता चला जाए। हालांकि एक आखिरी सवाल एक और है, और इसका जवाब जो है, जनता क्या सोचती है और उसके दिल में क्या है, वह इन बातों को किस रूप में देख रहा है, कैसे उसको देखेंगे। क्योंकि सभी को यह बात पता है कि सारी चीजें हो रही है, और बंगाल के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, और हिमाचल में कांग्रेस जीत गई। यह सब कुछ हो रहा था, और कर्नाटक में बीजेपी को बुरी हार मिल गई, और यह सब कुछ हो ही रहा है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का, इन चारों राज्य का विधानसभा चुनाव खड़ा है सामने। तो राजनीतिक का आखिरी लाइन ये कहता है कि जब सत्ता इस बात को लेकर के मैदान में कूद जाए कि हमको हर हाल में चुनाव जीतना है, किसी भी हालत में मैसेज यही कन्वे करना है कि हम हैं, तो कोई भी क्यों ना हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दूसरा सवाल यह भी है कि विपक्ष इस समय राजनीतिक इशू को जनता लोगों के सामने कन्वे कराने की स्थिति में ना आ पाए, तो यह विपक्ष बड़ी हार है उसकी। मैदान इसीलिए भी सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर बिल्कुल नई बिसात को बिछा दिया है, जिसकी शुरुआत संजय सिंह से, आम आदमी पार्टी के सांसद, और आने वाले 2 महीना के अंदर यह रास्ता मनी ड्रिल के जरिए किस किस के दरवाजे पे पहुंचेगा, जो राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने की स्थिति में ला करके इस देश में खड़ा कर सकता है। इंतजार इस बात का रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।